नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने लाइफ के अपने किसी न किसी पार्ट में कभी ना कभी फेस ज़रूर किया होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बात है उपभोक्ताओं के साथ आने वाली परेशानियों के, उनके दर्द की। उनकी कौन सुनता है? जब कोई कंपनी अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, अपनी जो उसकी सर्विस होती है वो प्रोवाइड करती है, उस वक्त वो आपको जब अपना उपभोक्ता उसको बनाना होता है, उस समय वो एड़ी चोटी का पूरा बल लगा देती है आपको अपना उपभोक्ता बनाने पे। जैसे कि अगर आपको कहीं अकाउंट खुलवाना है किसी बैंक में, तो आप देखिएगा कि बैंक एम्प्लॉयज़ आपके घर तक आके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं। वो बोलते हैं आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम ज़ेरॉक्स कराएंगे, हम ये करवाएंगे, हम वो क्लियर करवाएंगे। इस तरीके से वो करते हैं। फिर चाहे वो मेडिक्लेम हो गया, ये आजकल ऐसी चीज़ है, ये फील्ड है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। वो एक बड़ी सी पोथी आपको पकड़ा देंगे पढ़ने के लिए, जो जिसमें ऐसे टर्म्स होते हैं जो कई बार आपको समझ में नहीं आते हैं। उतने सारे पेजेस होते हैं, सभी लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, सभी लोग उस टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं, तो वो पकड़ाते हैं। हालांकि उसमें लिखा कुछ और होता है, वो जो एजेंट होता है वो आपको कुछ और बताता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और जब आप मेडिक्लेम करने जाते हो, ऑब्वियस सी बात है, इमरजेंसी में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब आप उस पर क्लेम करते हो तो आपको पता चलता है कि आपके एजेंट ने जो बताया था ये उसके विपरीत है, इसमें शायद इसके रिगार्डिंग ये मेडिक्लेम कवर ही ना हो, या फिर इतने % पैसे ही मेडिक्लेम वाली कंपनी देगी। ये चीज़ें होती हैं। और आप जब हड़बड़ी में जाके किसी को एडमिट कराते हो, आप उस समय पहले तो इंश्योरेंस कंपनी से पता नहीं करोगे ना कि हाँ आप ये चीज़ कवर करते हो या नहीं करते हो, हम अपने पेशेंट को वहाँ फलाने हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है। चाहे एजुकेशनल फील्ड हो गई, चाहे यातायात हो गया, आप कहीं ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो, बस से ट्रेवल कर रहे हो, आपको किसी की तरह की परेशानी आती है, जब आप उसको शेयर करते हो तो टिकट बेचने वक्त तो आपको टिकट दे दी जाती है, लेकिन जब आपको परेशानी आती है तो उसको सॉल्व करने वाला वहाँ कोई भी नहीं रहता है। तो ये सब जो दावे हैं ना कि हम उपभोक्ता के लिए खड़े हैं, अब ये मुझे कई बार लगता है एक बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा स्कैम है कि आपको, और ऐसा बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है। और ऐसे में उपभोक्ता क्या करता है? कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, जो प्रोवाइडर है उसका कुछ नहीं कर पाता सिवाय हरास होने के। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और सब ने इस चीज़ को लाइफ में कभी ना कभी फेस किया होगा। तो इसी से जुड़े हुए कुछ किस्से हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और मैं ये ऐसे ही हवा में नहीं कह रही हूँ, मैंने अभी तक की अपनी लाइफ में इन चीज़ों को फेस किया है। और मेरा ये मानना है कि आपने भी इनमें से कुछ चीज़ों को या फिर इन सारी चीज़ों को लाइफ के किसी न किसी फेज़ में अभी तक फेस कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी है मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ सबसे पहले मेडिक्लेम से जुड़े हुए कुछ बातों का जो मैंने फेस किया है। तो बात ये है कि जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मैंने मेडिक्लेम कंपनी से पूछा, क्योंकि मेरी मेडिक्लेम कंपनी ने मुझे बताया था कि आपको, वो दावा करती है कि हम आपको सर्जरी के 1 मंथ बैक का और 1 मंथ के बाद का सारा जो खर्च है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सर्जरी के तो उन्होंने पैसे हॉस्पिटल को दे दिए, पर जब मैंने क्लेम के लिए बात की तो डिफरेंट जगह का मुझे नंबर शो हुआ कस्टमर केयर के लिए। तो वहाँ जब मैंने सेंटर पे बात की तो मुझे, मतलब बात क्या करना, बात तो मैंने की ही नहीं, क्योंकि मैं वो पता नहीं फेक नंबर था क्या था, कभी साहिबाबाद, कभी विनोद नगर, कभी प्रीत विहार, ऐसे करके जगहों का था, और वहाँ के नंबर थे कि यहाँ सेंटर है जी हमारा। तो मैंने वहाँ कॉल किया तो किसी ने भी कॉल नहीं रिसीव किया। लास्ट में मैंने फिर उसका जो हेड ऑफिस है गुड़गांव में है, वहाँ कॉल किया। तो वहाँ से मुझे पता चलता है कि आपको अपनी जितनी भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी हार्ड कॉपी हैं, जितनी भी सर्जरी हुई है उसका जो भी बिल है आपकी दवाइयों का, जो भी आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए, वो सब का आपको हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा सेंटर पे आके या फिर बाई पोस्ट। अब आप बताइए कि पहले तो सर्जरी हुई है तो जाहिर सी बात है कि मैं तुरंत तो ये अटैम्प्ट करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे भी उससे बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि कम से कम 1 महीने पीछे और बाद का अगर प्रोवाइड हो जाता है तो क्या दिक्कत है। पर आप एक बात बताइए कि गुड़गांव में अगर मैं हार्ड कॉपी सारी की सारी भेज दूँ और कंपनी मुझे बाद में बोले कि हमें तो कुछ रिसीव ही नहीं हुआ, तो ऐसे हालत में मैं क्या करूँगी। तो ये सवाल मेरे मन में आया। फिर ऐसा ही से उस समय मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, इतना कौन परेशान होगा। गाज़ियाबाद टू गुड़गांव जाने की ये परेशानी मैं मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ हो जाता मेरी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर 6 मंथ का रेस्ट करने को बोला था। चलिए कोई बात नहीं है,
मैंने वो बात जाने दी। उसके बाद सेम कंपनी का इंश्योरेंस मेरे फादर का था, उनकी मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था, तो हॉस्पिटल ने मुझे बोला कि आपको पता करना है कि कैपिंग है या नहीं है। कैपिंग ये चीज़ होती है कि कोई भी मेडिकल कंपनी बोलती है कि हम आपको इतने पैसे से ज़्यादा नहीं देंगे इस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, चाहे आप कहीं भी करवाएं। तो मैंने इसके लिए कस्टमर केयर में बात करने की कोशिश की, कस्टमर केयर पे बात मेरी हुई ही नहीं। आपका कस्टमर केयर इतना बेकार है कि आपने फ़ोन उठाया ही नहीं, रिंग नहीं हुआ, रिंग हुआ तो उठाया नहीं। तो मैं इस हालत में क्या बात करती, जब बात ही नहीं हुई तो पता क्या चलेगा कि कैपिंग है नहीं है क्या है। तो उसके बाद चूँकि सर्जरी ज़रूरी थी तो मैंने वो सर्जरी करवाई, और मेडिक्लेम कंपनी ने, जैसे होता है कि कैपिंग थी उसमें, तो करीब 92,000 का खर्चा आया, जिसमें से मेडिक्लेम कंपनी ने 40,000 रुपये दिए। बस यही हुआ। तो लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप प्रोवाइड करते हो फैसिलिटीज़, चलिए कैपिंग थी ये तो मैं समझती हूँ, पर मेरी सर्जरी वाले केस में क्या हुआ, आपका कस्टमर केयर इतना बेकार है, इतना वाहियात है, जो कस्टमर की केयर के लिए खड़ा ही नहीं रहता। आप किस चीज़ का दावा करते हैं? आप जब अपनी पॉलिसी बेचते हैं तो आप बोलते हैं कि आप 24/7 कस्टमर केयर में बात कर सकते हैं, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इसके बारे में कस्टमर केयर से रिलेट कर सकते हैं। और पॉलिसी देने समय आप सारे पेपर आप घर पे आके ले जाते हो कि नहीं ये दे दीजिए, हम खुद ज़ेरॉक्स करा लेंगे, हमें बस आधार कार्ड पैन कार्ड की ज़रूरत है, ये है वो है, सब कुछ है, सब कुछ आप घर पे आके करते हो। और जब बात होती है पॉलिसी का फ़ायदा उठाने की, जब कस्टमर किसी तरह की मेडिकल परेशानी में पड़ता है, एक तो मेडिकल परेशानी जब किसी के भी ऊपर आती है तो वो मेंटली इतना एग्जॉस्टेड होता है कि वो कहाँ दौड़े क्या करे। उस हालत में वो बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आप अवेलेबल ही नहीं हो, तो उसको क्या पता चलेगा। तो यही लगता है कि पॉलिसी बेच के आप तो बस यूँ निकल गए, अब झेले कस्टमर, ये चीज़ होती है। ये मैंने फेस किया मेडिक्लेम वाला में। अब देख लीजिए, ऐसा ही एक किस्सा हुआ था जब मैं ट्रेन से बिहार ट्रेवल कर रही थी। जब मैं ट्रेवल कर रही थी तो ब्लैंकेट इतने गंदे थे, मैंने वो वीडियो ट्विटर पे भी शेयर की थी, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं कि मैंने शेयर किया था कि हम फलानी ट्रेन नंबर है हमारा ये सीट है और यहाँ पे ये गंदा ब्लैंकेट प्रोवाइड किया गया। मैंने टैग भी किया था, ब्लैंकेट चादर सब गंदी थी, और वो कोविड का टाइम था, मतलब कि कोविड गया तो नहीं है, तो एक डर तो बैठा ही रहता है, मतलब लास्ट ईयर है बट कोविड गया तो नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि कोविड के टाइम में इतनी लापरवाही बरतना कि ये क्या मतलब है। और गंदा ब्लैंकेट देना, क्या हम इसके पैसे देते हैं 3,500-4 हज़ार रुपये जो टिकट के आप लेते हो, आप क्या इसलिए लेते हो कि आप ये गंदा ब्लैंकेट प्रोवाइड करो? दूसरे का ओढ़ा हुआ वो गंदगी, वो किस बीमारी से गुजर रहा है, उसने किस तरीके से उसको यूज़ किया है, क्या किया नहीं किया, क्या हम वो गंदगी जो है वो झेलने के लिए हम पैसे देते हैं? तो इसलिए मैंने वो वीडियो शेयर की थी। उसके बाद मुझे रेलवे के थ्रू मेरे पास वो तुरंत ट्वीट पे रिप्लाई आया मेरे कि आप अपना सीट नंबर प्रोवाइड कीजिए। वो चूँकि ट्वीट था वो सबने देखा होगा, इसलिए वो वहाँ पे तुरंत रिप्लाई आ गया रेलवे की तरफ से, और मैंने अपना सीट नंबर भी शेयर किया इनबॉक्स में। मुझे बोला गया था इनबॉक्स में आप शेयर कीजिए, किया, कोई हेल्प नहीं आई पूरे रास्ते। वो पूरा का पूरा 24 घंटे का मेरा सफ़र था और उसमें मैंने सफ़र किया। तो ये होता है कस्टमर केयर, ये इस तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं कि कैसे उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है। ये है उनकी फैसिलिटी कि पैसे तो लेते हैं ये पूरे, और फैसिलिटी के नाम पे नील बट्टे सन्नाटा। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ही सारी चीज़ें क्यों होती है, पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो आप देखोगे कि आपके साथ भी कभी ना कभी लाइफ के किसी पार्ट में ये हुआ ही होगा, चाहे एक्सेस लेवल पे हो चाहे लो लेवल पे हो, पर होता ज़रूर है। झेलते हर कोई है, कोई आवाज़ उठाता है, कोई नहीं बोलता है। जैसे कि देख लीजिए, मैंने वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है, उसका रिचार्ज अगर ख़त्म होने वाला होता है या हो जाता है ना, तो वो मेरी जान खा जाते हैं वो लोग कॉल कर करके कि भाई आपका जो है वो पैकेज ख़त्म हो गया, आप जल्दी से रिचार्ज करवा लीजिए, आपने रिचार्ज नहीं करवाया। अब मैं बोल रही हूँ मैं बाहर हूँ, आप बार बार कॉल मत कीजिए, फिर भी वो बार बार कॉल करके बोलते हैं कि आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया। अरे भाई मुझे पता है मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, मैं करवा लूँगी रिचार्ज। तो बात हो गई, रिचार्ज जब खत्म होती है तब तो ये खून पीते रहते हैं आपका कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आपको बार बार आपके एकदम हिमायती बन के आपको याद दिलाते हैं कि भाई आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका रिचार्ज खत्म हो गया, ऐसा ना हो कि आप वाईफाई यूज़ करना चाह रहे हो आपको वो मिले ही ना। लेकिन वही वाईफाई की जब स्पीड कम आती है तो आप फ़ोन कर करके इनको मर जाओगे, ये बोलेंगे हाँ सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, हम तो आपको इतनी स्पीड देंगे, देने के नाम पर ये कुछ नहीं देते हैं, इनका यही होता है। अच्छा, इंटरनेट का कनेक्शन जब इनका डिस्टर्ब होता है 2 दिन 3 दिन अगर इनका डिस्टर्ब रहेगा, मेरा तो काम उसमें हर्ज होता है, मेरे काम में नुकसान होता है।
पर उसके बदले ये मुझे क्या देते हैं, जिस डेट को आपका इंटरनेट का पैक ख़त्म हो रहा होगा ना, उसी डेट को आपका वाईफाई का वो कनेक्शन काट देंगे। क्यों? जब आपने 2 दिन डिस्टर्ब किया कनेक्शन को, तो आपने 2 दिन एक्सेस करके क्यों नहीं दी मुझे वो फैसिलिटी? पैसे लेने में तो आप बहुत आगे रहते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा ही एक किस्सा हुआ था कि मैंने बेसिक फ़ोन, मेरी मम्मी ने बोला था कि मुझे बेसिक फ़ोन चाहिए, वो बटन वाला जो होता है, हालांकि वो बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन मंगाया फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट वालों, अब उस फ़ोन में क्या दिक्कत हुई कि वो चार्जिंग में बहुत दिक्कत आ रही थी उसमें। तो फ्लिपकार्ट वालों ने बोला जी कि ये हमारा मैटर नहीं है, आपको नोकिया वालों से बात करनी होगी। नोकिया, मैं कंपनी का नाम ले रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने बात की नोकिया के कस्टमर सेंटर पे। अब उन्होंने बोला कि आप फ़ोटो खींच के भेजिए, आप वीडियो बना के भेजिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने वो भी किया। पहले तो उसमें शो हो रहा था कि ये साइज़ नहीं है, ये साइज़ नहीं है, इस साइज़ में नहीं चाहिए, ये फॉर्मेट में नहीं चाहिए। वो भी मैंने किसी से करवा के दिया। उसके बाद वहाँ से जो मुझे रिप्लाई आया नोकिया की तरफ से, वो ये था कि आप ना कोई और चार्जर लेके इस फ़ोन को चार्ज करके देखिए कि दिक्कत चार्जर में है या फ़ोन में है। ये काम मेरा है या नोकिया कंपनी का, ये बताइए। और एक तो मैंने फ़ोन ख़रीदा, मैं तो वहीं फंस गई। ऊपर से अब मैं चार्जर भी खरीदूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि बटन वाला फ़ोन किसके पास होता है आजकल, सबके पास स्मार्टफोन होता है। और वो बेसिक फ़ोन मैंने ख़रीदा था, अब मैं उसके लिए एक अलग चार्जर भी खरीदूँ। गलती इनकी, प्रोडक्ट इन्होंने गलत दिया और मैं उसके लिए और पे करूँ। और अगर वो चार्ज, अब उस समय भी फ़ोन में खराबी निकलती तो मेरे तो फिर चार्जर के पैसे भी लग जाते वो एक्स्ट्रा। तो मैंने लास्ट में फेडअप होकर वो भी छोड़ दिया कि चलो भाई 3,500-4 हज़ार का फ़ोन है, जाने दो। कौन अपना टाइम बर्बाद करे, कौन अपना खून जलाए इन लोगों के पीछे, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। तो ये बस ब्रांड नेम की बात होती है। मैं लिटरली मैं बताती हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ कई बार इन लोगों से कि ये लोग बोलते क्या है और करते क्या है। और उस समय मुझे लगा था कि नोकिया बोलती कनेक्टिंग पीपल, क्या आप कनेक्ट कर रहे हो पीपल से? कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपना सामान बेच के बस निकल जाते हो। तो यही करती है कंपनियां, अपना जो सामान है, अपनी जो फैसिलिटीज़ है, अपनी जो सर्विस है, उसको सेल करती हैं। उसके बाद आप झेलते रहो, आप मरते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मोबाइल में अगर दिक्कत आएगी ना, अगर आपके इंटरनेट पे की फैसिलिटी सही नहीं होती है, अगर आपका सिग्नल सही नहीं आता है, आप अगर अपना नंबर पोर्ट कराने जाओ, अगर आप करना चाहो तो तुरंत आपके पास कॉल आने लगेगा कि मैं पोर्ट कराना चाह रही हूँ। तो फिर आपको बोलेंगे कि भाई आप पोर्ट क्यों कराना चाह रहे हैं, नहीं क्या दिक्कत है आप बताइए, हम सॉल्व करेंगे। पर होता कुछ नहीं है, मैं आपको सही बता रही हूँ, होता ज़्यादातर केसेस में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है ये सारे जो मैंने आपसे किस्से शेयर किए, इन केसेस में कुछ भी नहीं हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्वीट का रिप्लाई आ जाता है बस। तो ये लगता है जब आप पैसे दो ना और उसके बदले आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और कंपनी वादा करती कि वो आपको फैसिलिटीज़ देगी, आपको सही सर्विस देगी, तो फिर वो आपको छला हुआ सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। आप हमारे से ही पैसे बना रहे हो और आप हमें ही उल्लू बना रहे हो, हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हो, हमें ही यूज़ कर रहे हो लिटरली आप। और आपका कस्टमर केयर किसी भी लायक नहीं होता, कुछ भी सॉल्व नहीं करता है वो बस नाम का होता है। फ़ोन नहीं उठाएगा, अगर उठा लेगा तो गनीमत है कि आपका केस सॉल्व हो जाए या ना हो। ऐसा ही कुछ ऑनलाइन शॉपिंग में भी होता है। तो हर फील्ड में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये पहले आपको परेशान ही करते हैं। अगर आप पीछे पड़ोगे, बहुत ज़्यादा देखेंगे कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, अगर अपनी बातों को सही से रख रहा है, तो ही ये आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कई बार कई केसेस में ऑनलाइन शॉपिंग में तो मैंने यही देखा है। वरना जिनको कुछ नहीं पता है ना, उनको तो ये बेवकूफ़ बना दे ऐसे ही। और क्या बताऊँ मैं इस बारे में, मतलब मैं लिटरली इन चीज़ों से परेशान हो चुकी हूँ और मैं होप खो चुकी हूँ कि इन लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब मैं जैसे सोच रही हूँ मेडिक्लेम वाले में, कई बार मेरे मन में आता है कि मैं पोर्ट करा लूँ, पर सोचती हूँ कि पोर्ट कराऊँगी फिर वहाँ जाके भी फिर वही प्रॉब्लम कहीं हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी। ये चीज़ें तो होती ही रहती हैं और ये सब ब्रांड नेम करती है। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बड़े बड़े कंपनी जो है ये काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है। और एज अ कस्टमर हम लोग बहुत ही छला हुआ महसूस करते हैं, बहुत ही बुरा महसूस करते हैं कि हम पैसे पे करके भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, आपने कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस की है या आपके किसी जानने वाले ने ऐसा कुछ फेस किया है, तो प्लीज़ वो किस्सा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए इनबॉक्स में आकर के। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें उठाए गए मुद्दे अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अपना और अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।